अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है आइसेंट्रोपिक या कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। कि कांस्टेंट एंट्रोपी का मतलब क्या है? कांस्टेंट एंट्रोपी का मतलब हमारे पास है कि भाई एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो एंट्रोपी का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी का मतलब होता है कि डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। ठीक है, डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डरनेस का मतलब है उथल पुथल। ये उथल पुथल, उथल पुथल मतलब बहुत ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म, भाई कोई भी चीज कहीं भी बिखरी पड़ी है, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो जितनी ज्यादा उथल पुथल होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? एंट्रोपी होगी। जैसे हम अगर एग्जांपल लें, जैसे मान लो आप कपड़े प्रेस करते हो, तो आपने प्रेस करके लेयर बाय लेयर एक के ऊपर आप रख देते हो, तो वहां क्या कि एक अरेंजमेंट से आप क्या करते हो? कपड़े एक के ऊपर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपने रखे हुए हैं। ठीक है, अरेंजमेंट मतलब एक पैटर्न बना के भाई एक के बाद लेयर बाय लेयर ऐसे रख दिया, तो वहां क्या है? कोई उथल पुथल तो है नहीं, तो आपकी जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी? कम होगी। एंट्रोपी होगी लेकिन क्या? कम होगी। अब अगर आपने क्या किए, वही कपड़े रखे हो, निकाल के ऐसे इधर उधर सब फेंक दिए, कुछ भी कहीं पे पैंट कहीं है, शर्ट कहीं, सब इधर उधर फैले हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या है? वो वहां पे बहुत ज्यादा बिखरी हुई चीजें दिख रही हैं, मतलब उथल पुथल बहुत ज्यादा हो गई, तो डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो गई, तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा एंट्रोपी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा उथल पुथल होगी उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी? एंट्रोपी होगी। जितनी कम आपकी उथल पुथल होगी, डिसऑर्डरनेस जितनी कम उतनी कम एंट्रोपी। जैसे मैं एग्जांपल अगर यहां पे लेता हूं, जैसे मान लो ये कंटेनर ही है, ठीक है, मैंने इसमें कुछ ऐसे कुछ चीज भर दी, ठीक, जो आपके एक लेयर बाय लेयर ऐसे भरी हुई है। ठीक है, एक पैटर्न में आपको दिख रही है। एक मैंने दूसरा ले लिया जिसमें आपके कुछ भी कहीं पे भी ऐसे यही मॉलिक्यूल ऐसे सब भरे हुए हैं। ठीक है, कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई भी कहीं पे भी है। ठीक, ये देखो आपको यहां पे एक रेगुलर पैटर्न दिख रहा है। इसमें आपको इसमें क्या है? एक रेगुलर पैटर्न, रेगुलर मतलब अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट दिख रहा है कि भाई लेयर के अकॉर्डिंग आपके एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। यहां पे क्या है? कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, नो अरेंजमेंट। इसका मतलब है कि यहां पे कोई अरेंजमेंट नहीं है। अरेंजमेंट मतलब कोई पैटर्न नहीं है कि भाई लेयर बाय लेयर है कि ऐसे रखा हो, कुछ नहीं, कुछ भी कहीं पे भी एकदम फेंका हुआ है। तो यहां पे क्या है? डिसऑर्डरनेस सबसे ज्यादा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हायर डिसऑर्डरनेस। ठीक, हायर डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या है? कि ज्यादा उथल पुथल है, बहुत ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पे एंट्रोपी आपकी क्या होगी? एंट्रोपी मैक्सिमम होगी। ये क्योंकि हमने क्या बताया कि जितनी ज्यादा उथल पुथल डिसऑर्डरनेस होगी वहां पे एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। ठीक, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है कि भाई एक पैटर्न है, डिसऑर्डरनेस क्या है? बहुत कम, मतलब आप कह सकते हो मिनिमम या जीरो एक टाइप से डिसऑर्डरनेस है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगी? एंट्रोपी मिनिमम या जीरो। जितनी कम डिसऑर्डरनेस एंट्रोपी उतनी ही कम, उतनी ही डाउन होगी। ठीक है, जीरो भी हो सकती है। जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी, उथल पुथल होगी, एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। तो एंट्रोपी का मतलब क्या हुआ? एंट्रोपी का मतलब है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। ठीक है, डिसऑर्डरनेस मतलब कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है किसी भी चीज का, कोई भी कहीं पे भी रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे फैला हुआ है, तो वो आपका वहां ज्यादा से ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी, तो वहां ज्यादा से ज्यादा एंट्रोपी आपकी होगी। और जहां आपका अरेंजमेंट है, डिसऑर्डरनेस कम है, तो वहां क्या होगा? एक ऑर्डर देखेगा और एंट्रोपी आपकी क्या होगी? मिनिमम। एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, एस फॉर एंट्रोपी डिनोट करते हैं, सिंबल लेते हैं। ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग में। तो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्या आपको ये समझना है कि भाई एंट्रोपी का मतलब है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। जहां जितनी ज्यादा उथल पुथल डिसऑर्डरनेस दिखेगी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी, जहां कम दिखेगी एंट्रोपी वहां कम होगी। जैसे मान लो एक सिलेंडर में हमने गैस भरी,
तो गैस आप जब भरते हो तो उसके मॉलिक्यूल कुछ भी रैंडम मोशन में इधर उधर फैलने लगते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि गैस का वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट नहीं है, क्योंकि आप 1 किलो गैस भरोगे तब भी वो पूरे सिलेंडर में फैली दिखेगी, और आप पूरे सिलेंडर जैसे 5 किलो का, अगर 5 किलो गैस भी भर दोगे तब भी वो पूरे सिलेंडर में होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है, ठीक। अब तो गैस के मॉलिक्यूल आपके कहीं पे भी इधर उधर सब रैंडमली घूम रहे हैं, तो वहां डिसऑर्डरनेस क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो वहां एंट्रोपी क्या होगी, बहुत ज्यादा। अगर अब मैं लिक्विड पानी भरता हूं किसी कंटेनर में, तो पानी आपसे, अब जैसे मान लो 2 लीटर कंटेनर है, आपने 1 लीटर पानी भर दिया, तो वो 1 लीटर क्या होगा, उसके पर्टिकुलर 1 लीटर लेवल तक ही रहेगा, आधा खाली रहेगा, तो वो एक लेयर वाइज आपका भरा हुआ। तो डिसऑर्डरनेस वहां क्या होगी, कम, क्योंकि पानी आपका घूमेगा नहीं पूरे 2 लीटर वाले कंटेनर में, तो वहां डिसऑर्डरनेस कम होगी, तो वहां एंट्रोपी क्या होगी, कम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां डिसऑर्डरनेस ज्यादा, मतलब गैस के केस में एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, और लिक्विड में अगर हम बात करें तो वहां क्या होगी, कम, मतलब मिनिमम होगी। तो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने देखा कि भाई एंट्रोपी का मतलब है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, ठीक है। जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस, उथल पुथल, उतनी ज्यादा एंट्रोपी, जितनी कम होगी उतनी कम एंट्रोपी होगी, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी, कांस्टेंट एंट्रोपी की अगर हम बात कर रहे थे तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट एंट्रोपी, मतलब वह प्रोसेस जो कांस्टेंट एंट्रोपी पे हो रहा है। एंट्रोपी को हमने एस से डिनोट किया है, तो S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर कांस्टेंट एंट्रोपी है आपके प्रोसेस में तो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस या फिर आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या, आइसो प्लस एंट्रोपी, ये होता है। तो आइसो का मीन हमने देखा क्या, इक्वल या फिर कांस्टेंट, ये चीज हो गई, ठीक है। एंट्रोपी का मतलब सिंपली एंट्रोपी है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि डिग्री ऑफ क्या, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब हो गया कि कांस्टेंट एंट्रोपी, ये हो गया आपका कांस्टेंट एंट्रोपी। आइसो मीन्स कांस्टेंट है, इक्वल, एंट्रोपी में एंट्रोपी, तो कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलेंगे। तो जहां आपका जो प्रोसेस कांस्टेंट एंट्रोपी पे होगा तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस या फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक। आगे देखते हैं। दूसरा है कि भाई इसको दिस प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब जो कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इसको रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। एडियाबैटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म। ये रुद्धोष्म प्रोसेस को प्रक्रम, ये रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक में क्या होता है, देयर इज नो हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। लिखा गया है कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट इंटरेक्शन विद इन सिस्टम एंड सराउंड, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई भी हीट का इंटरेक्शन, आदान प्रदान नहीं होता है। कैसे, देखो मान लो ये कोई ऐसे सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, ये सिस्टम है, ये आपका क्या होता है बाहर सब, ये आपका सराउंडिंग है, ये आपका सराउंडिंग है। तो देयर इज नो हीट इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगी, हीट मतलब ऊष्मा, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, तो वो कहलाएगा नो इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, की हीट का कोई भी आदान प्रदान नहीं हो रहा। मतलब सिस्टम से बाहर जो हीट ये Q है, ये भी आपकी जीरो होगी, मतलब कोई भी हीट सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जाएगी, बाहर से कोई भी हीट इसके अंदर, ये Q, ये भी जीरो होगी, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा कि देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ हीट विद सिस्टम एंड सराउंडिंग, कि ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट जा रही है, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट जा रही है। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा वो कहलाएगा आपका एडियाबैटिक सिस्टम, और जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें आपका हीट का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक। ये तो आपका सिंपली होगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, मान लो ये आपका रूम है, ठीक, जिसमें आपका एसी जो है वो ऑन है,
ठीक, ये आपका रूम है, बाहर आपका क्या है, ये पूरा सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है। अब एसी आपका रूम में ऑन है, तो आप क्या करते हो कि रूम में ठंडक बनी रहे, आप रूम का दरवाजा खिड़की सारे बंद रहते हैं जब एसी आपका ऑन रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप दरवाजा खिड़की खोल दोगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जो ठंडी हवा है वो कहां चली जाएगी, बाहर, मतलब हीट। ठंडी हवा है मतलब हीट है भाई, हीट चाहे गर्म हो चाहे आपकी ठंडी हो, लेकिन टेम्परेचर तो है उसमें, ठीक, वो टेम्परेचर कम है, अब वो बाहर चली जाएगी। तो अब क्या होगा कि बाहर क्या है, आपकी गर्म गैसेस है, तो जब ये दरवाजा या आपकी खिड़की खुलेगी तो बाहर की जो हीट होगी गर्म, वो आपकी इसमें अंदर जाएगी। तो उससे क्या होगा कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा नहीं होगा, मतलब आपको पता ही लगेगा कि भाई ठंडा हो रहा है, एसी चल रही है, बेकार जा रही है। तो अब क्या करते हैं हम, इसीलिए जब रूम में एसी चलाते हैं तो हम एसी ऑन किया, हम दरवाजा है खिड़की वो बंद रखते हैं, ठीक है, कि भाई बंद रहे, तो हम एसी जो मेंटेन है आपका, चाहे 20 डिग्री 22 डिग्री 25 डिग्री जितने भी आप चलाते हो, वो टेम्परेचर उस रूम में मेंटेन हो जाता है कुछ टाइम में। तो क्यों होता है, क्योंकि भाई रूम का दरवाजा है खिड़की सारे बंद है, तो उसका मतलब क्या हुआ, बंद है, कि भाई जो रूम से हीट बाहर, जो रूम में अंदर ठंडी हवा है वो बाहर नहीं जा रही, और बाहर में जो गर्म हवा है वो उसके अंदर नहीं आ रही। तो हीट क्या होती है, हीट आपको पता है भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है हमेशा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो देखो अंदर आपकी ठंडी हवा है, बाहर आपकी गर्म है, इसके कंपैरिजन में तो हीट सबसे ज्यादा कहां तक कहां फ्लो करेगी, बाहर से अंदर। जब आप दरवाजा खिड़की खोलोगे, ठीक है, तो इसमें तुरंत इसके अंदर सबसे जल्दी फ्लो करेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर यहां ज्यादा है, अंदर कम है, तो यहां से यहां फ्लो करेगी। तो अंदर अब क्या होगा, अंदर गर्मी होने लगेगी। तो ये क्या हुआ, एडियाबैटिक सिस्टम नहीं हुआ। अगर आप एसी चलाते वक्त दरवाजा खिड़की खोल दोगे तो ये फिर हीट का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये आपका एडियाबैटिक सिस्टम नहीं हुआ। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम रूम का दरवाजा खिड़की बंद रखते हैं। क्यों? क्योंकि रूम से जो ठंडी हवा है वो बाहर नहीं जाए, मतलब जीरो हो हीट ट्रांसफर। बाहर की जो गर्म हवा है वो उसमें अंदर नहीं जाए, वो भी जीरो होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, एडियाबैटिक सिस्टम, मतलब हीट ट्रांसफर जो इसमें हुआ नेट वो क्या हो गया, जीरो। कि भाई कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, ना ही रूम के बाहर ना ही बाहर से रूम के अंदर, इसलिए वो अंदर का पूरा एनवायरनमेंट क्या होता है, ठंडा बना हुआ है। ठीक, तो ये सिस्टम किस तरह का हो गया, एडियाबैटिक सिस्टम, जिसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अगर ये हीट ट्रांसफर हो रहा है तो ये एडियाबैटिक सिस्टम नहीं हुआ। ठीक है, एडियाबैटिक सिस्टम में क्या होगा रुद्धोष्म प्रक्रम में, कि किसी भी तरह का कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, दो पार्ट के बीच सिस्टम में, सिस्टम सराउंडिंग के बीच। ठीक, तो यहां एसी चल रही है तो ना ही इसकी ठंडी हवा बाहर निकलेगी, ठीक, ना ही गर्म हवा इसके अंदर जाएगी। तब ये आपका क्या कहलाएगा, एडियाबैटिक सिस्टम, मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक, तो बेसिकली क्या हो गया एडियाबैटिक सिस्टम में, प्रोसेस में, कि जब हीट ट्रांसफर आपका जीरो होगा तब वो क्या कहलाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो एडियाबैटिक प्रोसेस आपका है, एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है वो उसकी इक्वेशन जो होती है वो होती है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होती है। जो ये है ये आपका क्या है, गामा। पी आपका प्रेशर, वी वॉल्यूम, ठीक है, गामा एडियाबैटिक इंडेक्स, रुद्धोष्म इंडेक्स। ठीक है, गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा की वैल्यू होती है सीपी बटे सीवी। ठीक है, मतलब गामा इज द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब गामा का जो फॉर्मूला है, एडियाबैटिक इंडेक्स जो है, इसका फॉर्मूला क्या होगा कि भाई सीपी और सीवी आपने पढ़ी, उन दोनों को डिवाइड कर दो, सीपी बटे सीवी, तो आपको गामा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सीपी मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी, एंड सीवी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वही लिखा गया है, इंडेक्स डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब दोनों का भाग है, सीपी बटे सीवी।
अब क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस है आपका एडियाबैटिक में है तो गामा की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। ऐसी नहीं कि गामा की एक ही वैल्यू फिक्स है, जैसे जैसे गैस आपकी होगी, ठीक है, वैसे वैसे आपकी गामा की वैल्यू चेंज होगी। ठीक, जैसे मोनो एटॉमिक गैस के लिए, फॉर मोनो एटॉमिक के लिए क्या होगा, मोनो एटॉमिक गैस का मतलब है कि जिस गैस में केवल एक ही एटम होगा उसके लिए गामा की वैल्यू जो होगी वो 5/3। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1.67 ये आ गया। ठीक है, डायटोमिक के लिए ऐसी चेंज होगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि गामा की जो वैल्यू है आपकी वो हमेशा क्या होगा, गामा की वैल्यू जो होगी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। ये आपको हमेशा याद रखना है, गामा की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होगी, मतलब कि 0.5, 0.8, 0.9। ठीक है, 1 तो हो सकती है, 1 हो जाएगी तो वो आपका प्रोसेस क्या कहलाएगा, जब ये गामा की वैल्यू 1 हो गई तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल। तो गामा की जो वैल्यू होगी हमेशा 1 से ज्यादा होगी, 1 के बराबर नहीं होगी, 1 से ज्यादा। 1.1 हो सकती है, 1.01 हो सकती है, 1.2, 1.3 ऐसे। ठीक है, तो हमेशा 1 से ज्यादा होगी, गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि Cp जो होता है, Cp वो ऑलवेज ग्रेटर देन Cv होता है। ठीक है, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब जब ये Cv ग्रेटर से ज्यादा होगा तो देखो Cp आपका ज्यादा है Cv से, मान लो ये वैल्यू 4 है और ये वैल्यू क्या होगी, 4 से कम होगी, तो आपकी क्या होगी, गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। तो गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा क्यों आती है, क्योंकि Cp आपका ज्यादा है Cv से, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए गामा की वैल्यू हमेशा ज्यादा आती है 1 से। तो अब देखो, तो ये चीज Cp ज्यादा क्या हुआ, Cv कम क्या हुआ, ये हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि Cp जो है वो होता है dH/dt, ये बताया गया था। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये Cv जो था वो था du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपको बताया गया था। ठीक है, 2 फॉर्मूले थे कि Cp का फॉर्मूला dH/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि Cp कांस्टेंट प्रेशर, Cv का फॉर्मूला क्या था, du/dt, मतलब Cv में क्या आ रहा है, इंटरनल एनर्जी, और Cp में क्या आ रहा है, एंथैल्पी। तो अब देखो एंथैल्पी क्या थी, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, H = U + P × B, यहां आपने फॉर्मूला पढ़ा। तो अब देखो H की वैल्यू क्या है, उसमें U भी आ रहा है, U मतलब इंटरनल एनर्जी, P और B आ रहा है। तो अगर हम इसको ये लिख दें, DH = क्या हो जाएगा, du + P × dV। अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो प्रेशर हमने कांस्टेंट रख दिया, वॉल्यूम का इंडिकेट हो गया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, तो ds = du + Pdv। Pdv क्या है, ये आपने अभी पढ़ा था, W12 इसके बराबर है वर्क ट्रांसफर, और du मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। तो अब देखो Cp आपका क्या है, dH/dt, और ये Cp आपका du/dt, और ये आपका Pdv, ये वर्क ट्रांसफर। तो इंथैल्पी किसके बराबर है, Tu + Pdv, मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफर। तो Cp में क्या आ रहा है, H = क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब H की वैल्यू U से कितनी है, ज्यादा, मतलब अगर मान लो U की वैल्यू 10 है तो U यहाँ 10 प्लस वर्क की वैल्यू कुछ तो आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये H की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, du से ज्यादा। तो ये वैल्यू कम है, मतलब H की वैल्यू हमेशा कितनी आ रही है, du से ज्यादा आ रही है। तो Cp की वैल्यू हमेशा क्या होगी, Cv से ज्यादा है, तो इसीलिए क्या है, Cp ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। और जब Cp ऑलवेज ग्रेटर देन Cv होगा तो हमने देखा है गामा = क्या है, Cp/Cv, मतलब गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि Cp की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो वो देखो ये फॉर्मूला पढ़ा गया था कि dH/dt है, तो आपको ध्यान रखना है भाई, एंथैल्पी में क्या आ रहा है, du + Pdv, मतलब एंथैल्पी = चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफर, कि आपकी एंथैल्पी में
इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी आपका इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा प्लस वर्क, कार्य ट्रांसफर का क्या है? योग है। उसमें आपकी इंटरनल एनर्जी भी आ रही है प्लस उसमें वर्क ट्रांसफर आ रहा है। ठीक है, दोनों को जोड़ दोगे तब आपकी इंथैल्पी बनेगी। इंटरनल एनर्जी में क्या है? सिंपल इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, तो इसकी जो भी कोई वैल्यू है उसमें जब वर्क की वैल्यू जोड़ोगे तो यहाँ प्लस है। प्लस का मतलब क्या है? ये चीज बड़ी है इससे, तो सीपी में क्या है? dH/dt, और यहाँ पे क्या है? du/dt। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई सीपी बड़ा क्यों है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई सीपी इज ग्रेटर देन सीबी, क्यों, तो आप बताओगे कि सीपी का फॉर्मूला dH/dt होता है और सीबी का फॉर्मूला du/dt। dH क्या होता है? H=u + pv, तो dH क्या हो जाएगा? du + pdv। मतलब इंथैल्पी इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफर। मतलब इन केस ऑफ इंथैल्पी, internal energy and work transfer both are involved in enthalpy. That's why Cp is greater than Cv. Why? Because Cp is equal to dH/dt and in enthalpy both heat, आपका internal energy and work transfer are involved. अब मतलब क्या हो गया कि भाई Cp का फॉर्मूला dH/dt है, तो इंथैल्पी में आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इंटरनल एनर्जी में अकेला है। तो जब दोनों चीजें वहां जुड़ रही हैं तो H की वैल्यू हमेशा U से ज्यादा आएगी। तो इसलिए जब H की वैल्यू ज्यादा है, U की वैल्यू कम है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब Cp की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी Cv से। तो वही लिखा गया Cp ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। तो जब Cp हमेशा Cv से ज्यादा होगा तो गामा इक्वल टू क्या है? Cp/Cv, मतलब गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, ऑलवेज 1.1 हो सकती है लेकिन 1 नहीं होगी, 1.1, 1.2, जैसे मोनोटॉमिक है। मोनोटॉमिक मतलब जब केवल एक ही एटम होगा। ठीक है, तो ये आपकी Cp और Cv आ गए। आपको ये पता लग गया कि गामा क्या है? Cp/Cv। गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि Cp की वैल्यू हमेशा Cv से ज्यादा होती है। ये क्यों ज्यादा होती है वो आपको पता लग गया कि भाई फॉर्मूला Cp का क्या है? dH/dt, Cv का du/dt, आपको बताया गया था। तो H मतलब इंथैल्पी में क्या आता है? du + pdv। pdv किसके बराबर है? वर्क ट्रांसफर, जो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, W12 = P × dv। ये तो इसमें क्या आ रहा है? ये इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफर। मतलब आप बोलोगे कि भाई इंथैल्पी में आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य दोनों ही क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, दोनों। इसीलिए इंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है आंतरिक ऊर्जा से, और जब इंथैल्पी ज्यादा होगी तो Cp में हमारा इंथैल्पी आता है, तो Cp की वैल्यू ज्यादा होगी Cv से, इसीलिए हमारा गामा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि गामा की वैल्यू क्या होती है? Cp/Cv। जब ये वैल्यू ज्यादा होगी ऊपर की, ये कम है, तो गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। ठीक, तो ये हो गया आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन। क्या है? Pv की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, गामा Cp/Cv, गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा। कैसे आई वो आपको यहां बताएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ये आपका पीवी डायग्राम है कि भाई जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, ये वाला Pb की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो प्रोसेस है उसका आपको यहां पे दिखाया गया है। क्या है? ये ग्राफ। अब आपको लग रहा होगा कि आइसोथर्मल का ग्राफ भी सेम था। हाँ, सेम दिख रहा है, लेकिन जो स्लोप होती है, स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है कि झुकाव। तो स्लोप जब आपका होगी, उसकी जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है रुद्धोष्म प्रक्रम, उसकी स्लोप ज्यादा होती है आइसोथर्मल प्रोसेस से। मतलब कैसे? कि अगर मान लो, देखो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पीवी ग्राफ बना कैसे। पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये आपका गामा आपका क्या एडियाबैटिक इंडेक्स है। ठीक है, P1 B1 T1 P2 B2 T2। अब देखो इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों वैल्यू चेंज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें केवल क्या है? हीट ट्रांसफर 0 है, मतलब हीट का कोई भी आदान प्रदान नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखो एडियाबैटिक अगर प्रोसेस की बात हो रही तो हमने बताया कि हीट ट्रांसफर जो होगा वो 0 होगा। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब चेंज हो रहा है, केवल हीट ट्रांसफर 0 है। तो ग्राफ आपको सेम दिख रहा है। ठीक है, 1 से 2 ये जो प्रोसेस जा रहा है, ये 1 से 2 पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट।
देखो अब यहाँ पे गैस भरी गई है किसी भी सिलेंडर में, जो चाहे अब आप स्टेट 1 से क्या ये कंप्रेस हो रही है ऊपर की ओर, मतलब आप पिस्टन ऊपर लेके जा रहे हो तो गैस क्या कंप्रेस हो रही, पिस्टन जब नीचे आ रही है तो ये गैस पे क्या एक्सपेंशन हो रहा है। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? संपीडन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? प्रसार, विस्तार। तो थर्मली इंसुलेटेड का मतलब क्या है कि Q इज इक्वल टू 0 है। Q मतलब हीट ट्रांसफर जो है सिलेंडर में नहीं हो रहा, मतलब ना तो बाहर की हीट गैस में अंदर घुस रही है सिलेंडर से, ना ही उस सिलेंडर में अंदर से जो हीट है वो बाहर जा रही है। तो थर्मली इंसुलेटेड बॉल्स का भाई मतलब कि जो दीवार है सिलेंडर की ये सब क्या है? इंसुलेटेड बनी हुई है भाई, इससे ना कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा इधर से उधर। ठीक, तो ये क्या हो गया? एडियाबैटिक प्रोसेस। चाहे आप एक्सपेंशन करो चाहे आप कंप्रेशन करो। तो कंप्रेशन को क्या बोलते हैं? संपीडन। देखो यहां मैं लिख देता हूं कंप्रेशन, ये वाला जो प्रोसेस है ये कंप्रेशन है, मतलब संपीडन ये। और ये जो प्रोसेस है वो एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब प्रसार, प्रसार मतलब कि गैस फैल रही है। ये आप जब ये पिस्टन को ऊपर लेके जा रहे हो तो ये इतने से पोर्शन में है गैस, तो ये कंप्रेस हो रही है मतलब संपीडन हो रहा है। ये वाला क्या है? जब पिस्टन नीचे आ रही है तो ये गैस, जब ये पिस्टन नीचे आ रही है तो गैस उसके पूरे सिलेंडर में फैल रही है, तो ये विस्तार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन। तो लेकिन क्या है? थर्मली इंसुलेटेड बॉल्स हैं सिलेंडर की, कि भाई बाहर की हीट सिलेंडर में अंदर नहीं जा रही और अंदर जो हीट है गैस की वो सिलेंडर से बाहर नहीं आ रही। ठीक, तो ये क्या हो गया? एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या बताया गया आपको कि हीट का कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा, ऊष्मा का। ठीक, अब देखो इसकी ग्राफ की अगर बात करें तो आपको ये सेम दिख रहा है आइसोथर्मल की जगह, तो ये सेम नहीं है। अब क्या होता है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप है, स्लोप मतलब झुकाव, वो ज्यादा होती है किससे? आइसोथर्मल प्रोसेस से। कैसे ज्यादा होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, PB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो P इज इक्वल टू C बटे B। अब हम इसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर लें, किसके रिस्पेक्ट में? B के। dP बटे dB। ठीक है, dP बटे dV ये क्या आ जाएगा? माइनस C बटे B स्क्वायर। आपको सबको पता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये b को जाए b की पावर मतलब x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x की पावर n का n x n माइनस 1। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 मतलब 2 हो जाएगी ये आपके पास। अब ये देखो स्लोप क्या होती है? बाई बटे एक्स की। बाई एक्सिस पे क्या है आपका? ये बाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस है। तो स्लोप जो होगी आपकी ये वो क्या होती है? बाई बटे एक्स। तो यहां पे क्या होगा? मतलब डी वाई बटे डी एक्स। तो बाई पे क्या? प्रेशर, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? डी पी बटे डी एक्स। तो आइसोथर्मल की स्लोप जो है वो सी बटे ये होगी, डीपी बटे डीवी मतलब माइनस सी बटे बी स्क्वायर। ठीक है, आपको ये यहां पर दिख रहा है। ठीक, अब देखो आइडियाबैटिक आपके पास प्रोसेस क्या है? पी बी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब यहां पे देख लो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बी की पावर गामा। ठीक है, तो ये dP बटे dV ये क्या हो जाएगा? ये अब ये आ जाएगा आपका माइनस का गामा इंटू सी बटे बी की पावर क्या हो जाएगा? गामा माइनस 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? गामा आपका आ रहा है वहां पे, तो आपने पढ़ा है कि भाई गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। यहां पे आपका गामा आ नहीं रहा, तो स्लोप ये आपका क्या होगी? ये वाली, ये आपकी dP बटे dV जो है, ठीक है, ये ऑलवेज क्या होगी? ज्यादा होगी किससे? dP बटे dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये एट कांस्टेंट एंट्रोपी मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। मतलब ये आइडियाबैटिक की जो स्लोप है ये हमेशा ज्यादा होगी किससे? इससे। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई यहां पे गामा है नहीं, केवल माइनस सी बटे बी स्क्वायर है, सी कांस्टेंट है, बी आपका वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब क्या है? तो आपका ये यहां तो कोई गामा है नहीं, वहां गामा आपका आ रहा है।
तो उसका मतलब है क्या? उसका मतलब है कि जो आपका गामा की वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, 1 से ज्यादा। अभी हमने बताया तो गामा हमेशा ज्यादा होगा, तो आपकी ये वैल्यू क्या आएगी, इससे ज्यादा। तो ये आपकी स्लोप क्या होगी एडियाबैटिक की, आइसोथर्मल कर्व से ज्यादा होगी हमेशा। वैसे आप पहचानोगे। अब देखो कैसे होगी ये हम देख लेते हैं। ये चीज तो आपको यहां दिखी है, ठीक। अब देखो क्या होगी। अब मान लो ये आपके पास ग्राफ है, ये मैंने बना दिया, ये P और ये B, ठीक है। एक आपका ये है 1 से 2 मान लो, ठीक। ये एक आपका ये है 1 से 2। तो इसमें कौन सा एडियाबैटिक होगा और कौन सा आइसोथर्मल होगा? अब देखो सबसे पहले हम क्या देखें, स्लोप। आप देख लो कि ये चीज, ये हमने एक लाइन खींच दी, तो स्लोप का मतलब क्या है कि जो थीटा एंगल यहाँ आपका, मान लो ये वाला कर्व है, ये आपका θ1 बना रहा है और ये वाला आपका θ2। थीटा मतलब भाई स्लोप जो भी है, तो किसकी ज्यादा है इसमें, θ1 ज्यादा है, ये वाला एंगल, मतलब ये θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो स्लोप किसकी ज्यादा है, पहले वाले की। तो पहला वाला क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये वाला। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसकी स्लोप जो होगी पीवी डायग्राम पे वो हमेशा ज्यादा होगी आइसोथर्मल प्रोसेस से। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। और ये वाला क्या होगा, टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पीवी की इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कैसे पता लगाया, स्लोप से। तो पीवी डायग्राम पे एडियाबैटिक कर्व की स्लोप झुकाव हमेशा ज्यादा होता है किससे, समतापी आइसोथर्मल प्रोसेस से। तो ये आपका आइसोथर्मल और एडियाबैटिक हो गया। तो आपको भले सेम दिख रहा है, तो अगर मैं इसमें खींच दूं, तो अगर मान लो ये एडियाबैटिक है तो आपका आइसोथर्मल कहां होगा, इसके नीचे होगा। क्यों? क्योंकि स्लोप इसकी ये वाली है, ये θ1, आइसोथर्मल क्या है, ये θ2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला कर्व, ये आपका होगा आइसोथर्मल, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, और ये आपका पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये आपका एडियाबैटिक, ये आपका आइसोथर्मल। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक की स्लोप हमेशा ज्यादा होती है आइसोथर्मल प्रोसेस से। कहां पे, पीवी डायग्राम पे। तो वही आपका खिंच गया, तो एडियाबैटिक ऊपर, आइसोथर्मल इसके नीचे, ठीक है। तो ये चीज हो गई, पीवी डायग्राम कैसे बनाना है, क्या करना है, और किसका नीचे किसका ऊपर होगा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें है कि भाई वर्क डन क्या होगा, ठीक है। जैसे हम पिछले निकाला था आइसोथर्मल में, तो इसमें भी हमको निकालना है कि ये जो फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, ठीक, ये W12 इज इक्वल टू P1 B1 माइनस P2 B2 अपॉन गामा माइनस 1, ये होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला। कैसे आया वो देख लेते हैं। सबसे पहले एडियाबैटिक की जो इक्वेशन है, एडियाबैटिक प्रोसेस हमारा होता क्या है, वो होता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी हमने ये देखा, ठीक है। वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क ट्रांसफर, अभी हमने आपको बताया था कि वर्क ट्रांसफर का होता क्या है। वर्क ट्रांसफर होता है कि भाई W12 इज इक्वल टू P इंटू DV, कोई सा भी प्रोसेस हो यही फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग आप उसमें देखोगे हमको किसको अलग अलग करना है, P लाना है, B लाना है, ठीक। हमारा फॉर्मूला तो यही है। अब देखो अब क्या करते हैं, अब क्या होगा, प्रोसेस हमारा है तो इंटीग्रेशन 1 से 2 dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B1 से B2, ठीक, P इंटू DV, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम यहां चेंज है, तो P तो हमारा अलग है, तो P को हम चेंज करेंगे यहां से P क्या हो जाएगा, ये वाला P इज इक्वल टू C बटे B की पावर गामा, ये यहां पे पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा B1 B2, और ये P की जगह C बटे B की पावर गामा, और ये DV। अब देखो C तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या C अंदर क्या रह गया B1
B2 और ये आपका 1/b की पावर गामा और ये dV और ये इधर क्या है आपका 1 से 2 dW। ये आपके पास आ गया, आपने चेंज करके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे हम आइसोथर्मल में देखे थे, वहां क्या था P इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हमने P को क्या लिखा C/B। यहाँ पे क्या है C/B की पावर गामा, C मतलब कॉन्स्टेंट, आप K लिख सकते हो। तो ये आपका C बाहर आ गया 1/b की पावर गामा dV। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब हमारे पास क्या आया 1 से 2 dW इज इक्वल टू C इंटीग्रेशन B1 से B2। ठीक है, अब ये b की पावर गामा है, मतलब x की पावर n है, तो ये ऊपर हम ले जाएंगे, b की पावर ऊपर क्या आ जाएगी माइनस गामा और ये dV। ठीक, अब आपको पता है कि भाई x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ो कि भाई अगर आपके पास यह है कि x की पावर n dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है कि x की पावर n प्लस 1, नीचे भी क्या n प्लस 1, ये होता है x की पावर n का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होगा x की पावर n प्लस 1, इसमें n में प्लस 1 जुड़ जाएगा और वही नीचे सेम n प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे n की जगह क्या है माइनस गामा, तो करते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा सिंपली W12, इधर आपका क्या आएगा C, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा b की पावर माइनस गामा, इसमें प्लस 1, नीचे माइनस गामा प्लस 1, और ये आपके पास लिमिट B1 से B2। ठीक, B1 से B2। अब देखो, अब हमको लिमिट रखनी है। लिमिट सबसे पहले कौन सी रखी जाएगी, ऊपर वाली मतलब हाइयर मैक्सिमम, फिर उसके बाद नीचे वाली। अब देखो C, अब ये माइनस जो ये है ये हम बाहर निकाल ले रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट माइनस गामा प्लस 1, ये अलग आ गया, अंदर हमने लिमिट रख दी। तो ये B2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस B1 की पावर माइनस गामा प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया C/1 माइनस गामा और ये B2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस B1 की पावर 1 माइनस गामा। ये हमारे पास अभी तक इतना आया। अब हमको C को क्या करना है, खत्म करना है यहाँ से कि भाई C तो हमारी आनी नहीं है क्योंकि C कांस्टेंट है। तो अब C यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ B2 है तो C को हम क्या लिख सकते हैं P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू C। मतलब C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल एंड P2 V2 की पावर गामा। तो यहाँ देखो B2 आ रहा है तो इसके संग क्या लिखेंगे P2 B2। ये C अगर अंदर जाएगा, देखो इसमें ये करते हैं तो हमारे पास ये W12 ये क्या हो गया, हमने C अंदर लिख दिया, C B2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस C B1 की पावर 1 माइनस गामा, और इसके सबके नीचे क्या है 1 माइनस गामा, ये वाला। ये C अंदर चला गया, C B2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस C B1 की पावर 1 माइनस गामा और नीचे 1 माइनस गामा। ठीक, अब देखो यहाँ B2 है तो हम P2 B2 वाला लिख देंगे, यहाँ B1 है तो C की वैल्यू P1 B1 वाली यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ गया P2 B2, ये क्या आ जाएगी इंटू B1 की पावर 1 माइनस गामा, यहाँ क्या आ जाएगा P1 B1 और ये B1 की पावर 1 माइनस गामा, नीचे क्या है 1 माइनस गामा। ठीक, अब देखो सॉरी ये जो होगा आपका, ये आपका होगा B2। ठीक है, अब देखो B1 की पावर 1 है, ये 1 माइनस गामा है, ये आपकी क्या है P1 B1 की पावर 1 माइनस गामा। ठीक, सॉरी ये आपकी गामा और ये आपकी गामा। ठीक है, अब हम क्या है कि B2 पावर गामा B2 की पावर 1 माइनस गामा, B1 की पावर गामा B1 की पावर 1 माइनस गामा, दोनों क्या है गुणा में है। तो गुणा में क्या होता है घातें जुड़ जाती हैं, ऐड होती हैं। तो ऐड होके अब क्या होगा P1 P2, अब देखो ये क्या हो जाएगा B2 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, ये हो गया। ऐसे ही माइनस P1 B1 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा,
ठीक है, ये आ गया। और सबके नीचे क्या है, 1 माइनस गामा। गामा से गामा ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में, तो हमें बचा क्या ऊपर, P2 B2 माइनस P1 B1, नीचे 1 माइनस गामा। हम ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं, नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो दोनों माइनस कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा P1 B1 माइनस P2 B2, नीचे गामा माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला ये आया, वही लिखा गया P1 B1 माइनस P2 B2 बटे गामा माइनस 1। P1 B1 माइनस P2 B2 सबके नीचे गामा माइनस 1। कैसे आया, आपको इंटीग्रेशन पता लगा, देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, पी बी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। वर्क ट्रांसफर क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा, P इंटू डी वी। अब हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, तो 1 से 2 dw, अब B1 से B2 सेम जैसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस में कर रहे थे समतापी प्रक्रम में, P इंटू डी वी। अब देखो यहाँ P क्या है, P को हमको रिमूव करना है, किसके टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में चेंज करना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बटे B की पावर गामा, वो आपका यहाँ लिख गया। अब C आपका क्या है, कांस्टेंट, वो तो आपका बाहर निकल आएगा, तो यहाँ आपका क्या बन गया, B1 से B2 1 बटे B की पावर गामा इंटू डी वी, ठीक है। यहाँ पे आए हम, यहाँ पे क्या हुआ, 1 से 2 dw इक्वल टू C B1 से B2। अब ये जो B की पावर गामा है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, B की पावर माइनस गामा, यहाँ पे आ गया D इंटू वी। अब क्या हो गया, अब हमको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ये किसका है, x की पावर n का, किसके रिस्पेक्ट में, x के। लिखा गया कि मैथमेटिकल फार्मूला होता है कि भाई x की पावर n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब n में एक जोड़ दो, वही सब नीचे आपका आएगा। तो यहाँ पे n क्या है, -1 माइनस गामा, तो ये क्या हो जाएगा, b की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, क्योंकि n क्या है, n इक्वल टू माइनस गामा है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारी लिमिट एज इट इज B1 से B2 लिखी गई है, ठीक है। माइनस गामा ये आपका बाहर आ जाएगा, माइनस गामा प्लस 1, ठीक। अंदर क्या हो गया, B2 की पावर गामा प्लस 1, ये माइनस गामा प्लस 1 माइनस B1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। हमने अरेंज कर लिया इसको, C अपॉन 1 माइनस गामा, B2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस B1 की पावर 1 माइनस गामा। अब देखो हमने C को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, C इंटू B2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस C इंटू B1 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है। अब हमको पता है कि P B की पावर गामा इक्वल टू क्या है, C, तो P1 B1 की पावर गामा इक्वल टू C लिख सकते हैं, P2 B2 की पावर गामा इज इक्वल्स टू C लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां B2 था, यहां B1 था, तो हम यहां B2 था इसलिए हमने लिखा P2 B2 की पावर गामा, ठीक है, C की जगह। अब यहां पे आपका क्या था, B1, तो इसलिए हमने क्या लिखा, P1 B1 की पावर गामा, ठीक है, नीचे आपका 1 माइनस गामा एज इट इज है। अब हमने क्या किया, अब देखो B2 की पावर गामा, B2 की पावर 1 माइनस गामा, दोनों गुणा में है, तो क्या होगा, जब गुणा में होते हैं मल्टीप्लाई में, तो जो डिग्रीज होती है, घात जो होती है वो जुड़ जाती है, तो क्या होगा, B2 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, ऐसे ही B1 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, तो एक गामा प्लस में एक माइनस में, दोनों क्या हुआ, कैंसिल आउट, तो सिंपली क्या बचा, B2 की पावर 1 और B1 की पावर 1, तो P2 B2 माइनस P1 B1 अपॉन 1 माइनस गामा। तो अब हमने नीचे से माइनस कॉमन ले लिया और ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, P1 B1 माइनस P2 B2, नीचे से कॉमन लिया माइनस, तो क्या हुआ, गामा माइनस 1, तो इसको क्या लिख दिया हमने, P1 B1 माइनस P2 B2 अपॉन गामा माइनस 1। कैसे, यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस ऊपर से क्या बचा, P1 B1 माइनस P2 B2, ठीक है, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, बचा गामा माइनस 1, ठीक। अब दोनों माइनस, एक ये वाला कट गए, तो हमारे पास क्या आ गया, P1 B1 माइनस P2 B2 अपॉन गामा माइनस 1। ये आपका वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला आ गया, किसमें, इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक मतलब जिसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी भी तरह का कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा,
उस प्रोसेस में एडियाबैटिक का जो प्रोसेस है उसमें हीट वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या आया, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1, जो आपका यहाँ पे ये लिखा गया, ये वाला आपका प्रूफ हो गया कि भाई आया कैसे। ये आपको ये ध्यान रखना है कि कैसा है, सबसे आपको पता होना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन क्या है, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और वर्क ट्रांसफर क्या होता है, P इंटू डी। बस आप अरेंज करो, इंटीग्रेशन करते जाओ, ठीक है। मैथमेटिक्स है, आपके पास फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास आ गया, कैसे आया वो यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं। अब देखो इसको हम और चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं देख लेते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा PV इज इक्वल टू क्या होता है, MRT, PV इज इक्वल टू होता है MRT। कैसे होता है देखो, हमने पढ़ा P इंटू वी इज इक्वल टू MR इंटू T, ठीक है। तो अगर हम लिखें P1V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, MRT1 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लिखें P2V2 तो क्या आ जाएगा, MRT2 आ जाएगा, ठीक। हम उस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, W12 ये क्या हो गया, P1V1 जगह क्या आ जाएगा, MRT1, ठीक है, MRT1 माइनस P2V2 जगह क्या आएगा, MRT2, और नीचे क्या है आपका गामा माइनस 1, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है, M इंटू आर, M इंटू आर, ये कॉमन निकाल लो तो आपके पास W12 ये क्या हो जाएगा, M इंटू आर, अब अंदर क्या बचा, T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये आपके पास एक फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। तो ये और ये एक ही बात है, क्योंकि PV इक्वल टू क्या होता है, MRT, तो 1 है तो MR कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। तो चाहे आप ये यूज करो चाहे यू, दोनों चीजें सेम है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो आइडियल गैस इक्वेशंस है वो क्या होती है, PV इक्वल टू MRT, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास MRT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। तो एक फॉर्मूला आपका ये जो सिंपल आया P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1, हमने उसको बदल के चेंज किया, कैसे, PV इक्वल टू MRT होता है तो P1V1 इक्वल टू MRT1, P2V2 इक्वल टू MRT2, दोनों को पुट कर दिया, MR हमने कॉमन ले लिया क्योंकि मास आपका कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। आपका R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, वो भी आपका कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो सिंपली क्या हो गया, T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक। ये और ये आपके दो फॉर्मूले क्या हो गए, वर्क ट्रांसफर इन एडियाबैटिक प्रोसेस। भाई एडियाबैटिक प्रोसेस जो होगा PV पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसमें वर्क ट्रांसफर कैसे होगा, क्या फॉर्मूला होगा, वो आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है। कैसे आया, हमने इंटीग्रेशन किया, प्रोसेस लगाई, मैथमेटिक अरेंज किए, हमारे पास आ गया, ठीक है। बस आपको दो चीज पता होनी चाहिए कि एडियाबैटिक की इक्वेशन क्या है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की, वर्क ट्रांसफर क्या होता है वो ये है। अब बस आप इसमें चेंज करो और पुट करो वैल्यूज और आपका इंटीग्रेशन लग जाएगा। इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए भाई x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब हमने अरेंज किया और हमको ये मिल गया, तो ये आपका फॉर्मूला क्या आ गया, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1, और इसको हमने चेंज कर लिया क्योंकि PV इक्वल टू क्या होता है, MRT, तो P1V1 इक्वल टू MRT1, P2V2 इक्वल टू MRT2, तो क्या हो गया, M इंटू आर, कॉन्स्टेंट आ गया दोनों में से, ये MR, तो ये अंदर बचा T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला आ गया, किसमें, इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक मतलब जिसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है। ये आपका वर्क ट्रांसफर था। अब आगे देखते हैं इसमें, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या कहा गया, ठीक है। और एक आगे चीज है इसमें कि भाई हीट ट्रांसफर क्या है, 0। अब देखो हम कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा इसमें किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। मतलब चेंज इन हीट ट्रांसफर जो होगा वो 0 होगा, ठीक। कैसे, Q12 क्या होगा, 0, ठीक। आपके पास ये प्रोसेस था एडियाबैटिक 1 से 2, तो ये मतलब PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसमें कह रहे हैं हम।
तो इस प्रोसेस में क्या है कि पीवी गामा कांस्टेंट है, मतलब एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक मतलब है कि देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा। वो आपका क्या कहलाएगा? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? सिंपली dq, मतलब Q12 वो क्या हो जाएगा? 0। या आप कह सकते हो कि dq इज इक्वल टू 0। ये तो डेफिनेशन कह रही है कि भाई हीट ट्रांसफर कुछ नहीं होगा। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ये इंटरनल एनर्जी क्या होगी। तो हमने अभी देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है, मतलब ऊष्मागतिकी का पहला नियम वो कहता है कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफर। ये चीज कही जाती है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि भाई ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? हीट ट्रांसफर जो होता है वो इंटरनल एनर्जी और वर्क ट्रांसफर के बराबर होता है, उनके दोनों के सम के। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि चेंज इन हीट मतलब किसी भी तरह की हीट ट्रांसफर तो हो नहीं रहा। मतलब हीट ट्रांसफर मतलब क्या है कि इधर उधर ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में हीट ट्रांसफर कुछ नहीं हो रहा। तो इसकी वैल्यू क्या है? 0। ये क्या बचा आपके पास? du, और ये W12। ठीक है, ये इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा? माइनस du इज इक्वल टू W12। तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ गया? माइनस W12। ठीक है, ये आ गया जो ये लिखा गया है कि भाई इन एडियाबैटिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क ट्रांसफर, मतलब उसका उल्टा होगा। भाई जितना है उसकी नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, अपोजिट होगा। तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा? अपोजिट टू वर्क ट्रांसफर। नेगेटिव का मतलब है कि अपोजिट साइन में होगा। तो कैसे? क्योंकि हीट ट्रांसफर क्या है? 0। इन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। हीट ट्रांसफर कुछ नहीं हो रहा। तो हमको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है? Q इज इक्वल टू du प्लस W। तो हीट ट्रांसफर 0 है तो du प्लस W, ये माइनस इधर तो du इज इक्वल टू माइनस W। वो चीज आपकी ये हो गई। मतलब जो आप वर्क ट्रांसफर इस फॉर्मूले से निकाल रहे हो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, या फिर m इंटू R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, ये आपने वर्क ट्रांसफर निकाला। इसका क्या होगा? नेगेटिव साइन, मतलब आप यहां पे नेगेटिव लगा दोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, कैसे आया वो आपने देख लिया। तो वर्क ट्रांसफर कैसे आया वो आपको मिला। चेंज इन हीट 0 होती है एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब किसी भी तरह का हीट का आदान प्रदान नहीं होता, वो आपको मिला। तो अब हीट 0 है तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? नेगेटिव ऑफ वर्क। ठीक, ये आपको सारी चीज दिख रही है। आगे देखते हैं।